हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 और 32 पे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज बड़े गंभीर अपने स्थान पे बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष के साथी ने आज इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया है और कहीं न कहीं इस सदन का और राजस्थान की जनता का जो समय है वो समय बर्बाद करने का जो काम चल रहा है, ये राजस्थान की जनता और आज विशेषकर जनजाति विभाग पे चर्चा हो रही थी, तो कहीं न कहीं हमारे पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता का ये था कि आज एक सार्थक चर्चा होगी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो विसंगतियां है, आदिवासी समाज में जो कई प्रकार की ऐसी विसंगतियां है, भर्ती को लेके, विकास को लेके, तो बड़ी उम्मीद की थी कि आज एक सार्थक चर्चा होगी। लेकिन भाजपा से चुने हुए जो विधायक एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और विपक्ष का ये रहता है कि सरकार आदिवासियों के हित में सही काम करे, इसके लिए सलाह दे। लेकिन आज उन्होंने इस विषय पे, और ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी यही कहानी बरताई थी। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले मैं आज मांग संख्या 30 और 32 पे जो चर्चा हो रही है, मांग संख्या जो 30 है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, मतलब राजस्थान के अंदर रहने वाले आदिवासी समुदाय के उनके उत्थान के लिए उनके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उस प्रावधानों को इस विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। ये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ये ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्था थी, ब्रिटिशों ने देखा कि इस भारत देश के अंदर जो दबा कुचला समाज है, जो बिखरे हुए इलाके में रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है, जंगलों में रहता है, तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए, और ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं, ब्रिटिशों से आदिवासी समाज ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई लड़ाइयों में कई लोग शहीद हुए। और इन्हीं आधार पे 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश शासन ने ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाए, और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो लाए, हमारा जो देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1950 के अंदर वो एज इट इज लिया गया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट का जो प्रावधान था कि आदिवासी समाज को उनका जो क्षेत्राधिकार है उसमें विशेष अधिकार देना, जैसे कि जल जंगल जमीन की बात आती है, खनिज की बात आती है। इन्हीं आधार पे आज 5वीं अनुसूची संविधान के अंदर अनुच्छेद 244(1) के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के समस्त प्रावधान निहित है, ये हमारा संविधान कहता है। और इन प्रावधानों को क्रियान्वित के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे वापस कहना पड़ रहा है कि जो क्षेत्र की जनता ने उम्मीद की थी कि आज शेड्यूल 5 के बारे में, 244 के बारे में, आदिवासी समाज के हित के जो ये बजट जो प्रावधान किया गया है, इसके बारे में एक सार्थक चर्चा होगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो ये 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है, इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है, इसके तहत अधिकार दिए गए हैं। और साथ ही शेड्यूल एरिया के अंदर जो रहने वाला आदिवासी समुदाय है, गरीब समुदाय है, उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, संविधान में प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उन्हें अलग से बजट का प्रावधान दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, जैसे कि सबको विदित है, जैसे कि हमारा केंद्र सरकार से केंद्रीय सहायता मद, साथ ही अनुच्छेद 275 के तहत बजट का अलग से प्रावधान दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी समय समय पे बजट में बढ़ोतरी की जाती है। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार
जब हम 2 विधायक चुन के आए हमारे क्षेत्र से, एक क्षेत्रीय पार्टी से, तो हमने राज्य सरकार के सामने हमारी 17 सूत्री मांग रखी थी। और 17 सूत्री मांग में मुख्य जो मांग थी हमारी कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने अलग से एक महाराष्ट्र पैटर्न जो लागू किया है, महाराष्ट्र पैटर्न में ये प्रावधान थे कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग से पैकेज बनाया जाए। और हमने जो मांग रखी थी कि राजस्थान के अंदर भी ST/SC के लिए अलग से विकास फंड बनाया जाए। और हमारी मांग के आधार पे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट के अंदर ST के लिए 500 करोड़ का जो बजट का अलग से प्रावधान किया गया। और इस बजट के अंदर उस बजट को आगे बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये जो बजट का जो प्रावधान किया गया है, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ। राज्य सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन जो हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली बार जो 500 करोड़ का जो प्रावधान किया गया, हमने इधर से जानकारी ली, कई प्रस्ताव हमने भी भेजे थे, लेकिन इन प्रस्तावों पे आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है। हाँ, जन सहभागिता योजना निकाली, इसके अंदर 30% कोई भी व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि या कोई NGO, कोई भामाशाह अपना बजट देके 70% जो बजट है वो 500 करोड़ के अंदर से देने का प्रावधान था। मैंने भी मेरे विधायक कोटे से मैंने जन सहभागिता के अंदर प्रस्ताव भेजे। हमारे विधायक फंड का जो पैसा था वो रिलीज हो गया, लेकिन जन सहभागिता के तहत जो TAD से जो बजट मिलना था वो बजट आज भी नहीं मिल पाया है। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे साथी अभी लगे हुए हैं। मेरा ये जो कहना है कि जो बजट है उस बजट की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित कमेटी बने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि TSC का अध्यक्ष ट्राइबल मिनिस्टर होता था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने 2016-17 के अंदर उस ट्राइबल मिनिस्टर का आदिवासियों का हक छीना और उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री महोदय को बनाया गया। सब लोग जानते कि जो राज्य का मुखिया है, उस मुखिया के पास इतना समय नहीं है कि वो TSC के प्रावधानों के अकॉर्डिंग वो मीटिंग ले पाए, क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि आदिवासियों का हित हो। ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है, उस काउंसिल का समय समय पे इसकी बैठक हो, ये लोग नहीं चाहते थे। मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, इस सरकार कि ये ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है, उस काउंसिल का समय समय पे बैठक ले। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हम विधायक लोग सदस्य रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बार भी जो 100 करोड़ का जो प्रावधान किया गया आदिवासी समाज के हित के लिए, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय 1 साल के अंदर चुनाव नजदीक आ गए हैं, इस समय को और इस पैसे का सदुपयोग करें। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके जो मूलभूत सुविधा है, उन मूलभूत सुविधा पे इस पैसे का खर्च करें, क्योंकि पिछली बार जो 500 करोड़ का प्रावधान था, मेरा जो मानना है, मैंने जो महसूस किया, उस पैसा आज तक धरातल पे नहीं उतर पाया है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के उद्यान के लिए आदिवासी इलाके में छात्रावास खोले, आवासीय छात्रावास खोले, बहुत अच्छी बात है, लोगों को बेनिफिट भी इसका मिल रहा है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे उस आवास में, छात्रावास में पढ़ रहा है, उसका कोलगेट से लगा के नाश्ता, कपड़ा, उसका चप्पल, उसके खाने, सब प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। माननीय सभापति महोदय, हमने बच्चों को ड्रेस की व्यवस्था करा के दिए, लेकिन ये जो प्रणाली है हमारे और अधिकारियों की जो उदासीनता है, उस उदासीनता के कारण समय पे उस बच्चे को कपड़े नहीं मिल पाते। हमारा सत्र स्टार्ट होता है जुलाई के अंदर, लेकिन हमारी प्रणाली ऐसी रहती है कि इन बच्चों को हम दिसंबर तक कपड़े दे पाते हैं, तो हमारा जो 3-4 महीने तक बच्चे को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। माननीय सभापति महोदय, ये जो छात्रावास के अंदर जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, इसमें कई बार
ठेकेदार जो लोग होते हैं, मैंने खुद विजिट किए क्योंकि मैं खुद एक छात्रावास में रहा हूँ। कई बार जो नाश्ते में जो बिस्किट आता है, ये ठेकेदार लोग जो एक्सपायरी डेट का सामान होता है उस एक्सपायरी डेट के सामान सप्लाई करते हैं। और मैंने खुद जाके विजिट करके मैंने खुद इस चीज़ को पकड़ा है। लेकिन जिस अनुरूप जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ का जो वार्डन है और जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार समय समय पे जो बजट देती है, उस बजट का सही समय पे सही लोगों को, आवश्यक बच्चों को इसका उपयोग मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कई लंबे समय से हम लोग इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए टीएडी विभाग, लेकिन हमारी इस विभाग की दुर्दशा ये है कि टीएडी विभाग के छात्रावासों के अंदर हमें वार्डन लगाना है, वहाँ पर हमें टीचर लगाना है, तो हमें शिक्षा विभाग से उधार लेना पड़ रहा है। वहाँ से हमें पदोन्नति, मतलब वहाँ से डेपुटेशन के तौर पे लेना पड़ रहा है। हमने 2019 से ये बात उठाते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्री महोदय उन विपक्ष की बातों पे कम ध्यान दे के मेरी जो बात है उस पे विशेष ध्यान दे, अलग से कैडर बनाए और जो शिक्षा विभाग से हम उधार पे जो कर्मचारी ले रहे हैं, इस उधारी को कम करे। हमारा वार्डन लेना है तो भी हम शिक्षा विभाग से ले रहे हैं, हमारे आवासीय छात्रावासों के अंदर जो टीचर लेना है वो भी उधारी पे ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कैडर बन जाए और कैडर बन के हमारे जो टीचर हैं हमारी अलग से ही भर्ती निकले। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर माबाड़ी आदिवासी इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, माबाड़ी एक अच्छी योजना आई। इस योजना से वहाँ के बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है और हमारे जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन माबाड़ी के अंदर जो शिक्षक है, उनके लंबे समय से जो मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए, यहाँ संविधान नियम जो 2022 है उसके अकॉर्डिंग उनको लिया जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि कैडर बनाया जाए, कैडर बना के उनको एज ए शिक्षक के रूप में कार्य करवा के उनको भुगतान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो माबाड़ी के अंदर वही समस्या आ रही है कि हम समय पे इन बच्चों को जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म समय पे नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए जो हमारा जो सत्र जुलाई से स्टार्ट होता है, उस सत्र स्टार्ट होने से 3 से 4 महीने बाद यूनिफॉर्म पहुंच पाता है। माननीय सभापति महोदय, कई बार हमारे ग्रुपों में चलता है टीएडी विभाग को लेके कि नाश्ता, कपड़ा, खाना सब पर चल रही है भ्रष्टाचार की कैंची। फिर भी खामोश है राज्य सरकार। अधिकारियों के दफ्तर में लगे हैं एसी कूलर, आदिवासियों के बजट को समझा है खैराती और विदेशी में घूम रही है करोड़ों की भारती। आजादी के बाद से आदिवासियों के नाम से केंद्र हो या राज्य हो, करोड़ों अरबों रुपया आवंटन हुआ, लेकिन आज भी आदिवासी तरस रहा है मूलभूत सुविधाओं के लिए। माननीय सभापति महोदय, दोनों ने ठगा बारी बारी से, लेकिन अब जाग गया है आदिवासी युवा और कर दिखाया है डूंगरपुर में दोनों को एक। माननीय सभापति महोदय, अब जाग उठे हैं और लड़ेंगे, आजादी से लेकर अब तक का हिसाब वसूलेंगे सूद समेत। माननीय सभापति महोदय, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अलग से भर्तियों का प्रावधान है। हमारे राजस्थान के अंदर 1 साल 1 से 9 तक की जो भर्तियां होती है, तो शेड्यूल एरिया के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। तो मैं चाहूंगा कि जो आरक्षण की जो विसंगतियां है, उस विसंगतियों को दूर किया जाए। पिछले मैंने 2011-12 से लगा के अब तक की भर्तियों का एनालाइज किया, एक भी भर्ती शांतिपूर्वक तरीके से, एक भी भर्ती जो संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो प्रावधान है, उस प्रावधानों के तहत एक भी भर्ती आज तक नहीं हो पाई है। भले इधर की सरकार हो, उधर की सरकार हो, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग जो आरक्षण की जो व्यवस्था है शेड्यूल एरिया में, उसके अकॉर्डिंग आज एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। पिछली बार 1167 को लेके सबको विदित है कि डूंगरपुर में काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ। हमारा पात्रता 2011 के अंदर दे रखी है कि 36% वालों को पात्र माना जाएगा। ओपन कैटेगरी, वहां पर आरक्षण व्यवस्था जो रख रखी है
2013 की अकॉर्डिंग कि 45% एसटी को, 5% एससी को और 50% जो है ओपन कैटेगरी। तो इसमें इसी अकॉर्डिंग जो 1167 जो सीटें थी 2018 शिक्षक भर्ती की, वो रिक्त थी ओपन कैटेगरी में। तो जो एसटी के जो पात्र अभ्यर्थी थे, उन पात्र अभ्यर्थियों ने इन पे दावा किया और हमारा जो मानना है, हमने भी समर्थन दिया, क्योंकि वो उनकी जो मांग थी वो वाजिब मांग थी। लेकिन हुआ क्या? यही हुआ जो आज देश के अंदर होता आ रहा है। देश के अंदर ये है कि कोई भी वाजिब मांग को लेके कोई मांग उठाता है, उसके अंदर उपद्रवी भेजे जाते हैं और आंदोलन को, शांतिपूर्वक आंदोलन को उग्र कर दिया जाता है। आज काकरी डूंगरी प्रकरण, जिस तरह जामिया को देखे, शाहीन बाग को देखे और जेएनयू के अंदर जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहे थे, उनके अंदर उपद्रवी भेज के जो आंदोलन को उग्र किया गया, इसी तरह हमारा काकरी डूंगरी प्रकरण भी उलझाया गया। और जो बेरोजगार साथी जो संवैधानिक हक अधिकार जो मांग रहे थे, जो रिक्त रही सीटों पे अपनी नियुक्ति चाह रहे थे, उनको खदेड़ा गया, उन पे गोलियां बरसाई गई। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि 1167 जो पद है, उन पदों पे राज्य सरकार गंभीर हो और गंभीर हो के ये जो चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले इन पदों पे नियुक्ति दी जाए। वहां का युवा परेशान हो चुका है, उनकी वाजिब मांग है। आपने, हम सब ने उनको आश्वासन दिया है, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है, इन 1167 पदों को भर के ये बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2013 जो अधिसूचना, संशोधित अधिसूचना 2018 और कार्मिक विभाग की अधिसूचना 2019 के अकॉर्डिंग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर भर्तियां होती है। हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, कभी भी बात आती है, कहते आप तो आरक्षण से ऐसे ही लग जाओगे, आपको तो आरक्षण मिलता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिर्फ बदलाव है, बाकी आरक्षण जो मिलना चाहिए उन बच्चों को नहीं मिल पाता है। मैं आपको कुछ भर्तियों का आंकड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि आरएस भर्ती 2013 हमारा प्रावधान कर रखा है कि अधीनस्थ सेवा की जो भर्तियां हैं, उस भर्तियों में 2016 और 2019 की जो अधिसूचना है, इस अकॉर्डिंग मतलब 45% एसटी, 5% एससी और 50% ओपन कैटेगरी को जो प्रावधान कर रखा है। इसी अकॉर्डिंग 2013 के अंदर भर्ती हुई। उस भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के लिए 43 पद आरएस अधीनस्थ सेवा के दिए और 43 में से 18 पद मिले वहां के एसटी वर्ग को, जो कि 41% हो रहे हैं, और 50% अनारक्षित पद ओपन कैटेगरी। पात्रता रखने के बावजूद भी रिजर्व कैटेगरी का लड़का इन ओपन कैटेगरी के पदों पे नहीं गया। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर एसटी वर्ग को 12.5% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। इन 12.5% के आधार पे आरएस भर्ती 2013 अधीनस्थ सेवा में 73 पद आए और इस 73 पदों पे 73 पदों पे आदिपुर संभाग का अनुसूचित क्षेत्र का एक भी आदिवासी बच्चा इन पदों पे नहीं लगा। इसी अकॉर्डिंग आरएस भर्ती 2016 में अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ सेवाओं के लिए 29 पद आए और इन्हीं 29 पदों में से 12 पद एसटी वर्ग को दिया गया, एससी वर्ग को 0 पद आया और 17 पद जो रखे अनारक्षित ओपन कैटेगरी। लेकिन इन ओपन कैटेगरी में एक भी आरक्षित वर्ग का बच्चा नहीं गया। दूसरी ओर राजस्थान लेवल पे जो 54 पद आए और 54 पदों में अनुसूचित क्षेत्र का एक भी लड़का नहीं जा पाया। इस तरह से जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, तो अनुसूचित क्षेत्र का जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा है उसको दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। न तो जो ये हम एससी का जो 16% है स्टेट लेवल पे, न वहां जा पा रहा है आरएस भर्ती के अंदर, और न ही 12.5% जो है उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र का एसटी एससी का उसके अंदर जा पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, उसी अकॉर्डिंग 2018 के अंदर 37 पद आए और
अनुसूचित क्षेत्र को 12 पद मिले, मतलब अनुसूचित जनजाति को, एसटी वर्ग को 12 पद मिलने चाहिए थे 45%, लेकिन उनको मिले 32%। और यही 25 पदों पे एक भी अनुसूचित क्षेत्र का एसटी वर्ग का अभ्यर्थी नहीं ले गया। इसी तरह 3 भर्ती आरएस अधीनस्थ सेवा में 2012, 2013, 2016 और 2018, इन तीनों भर्तियों के अंदर ओपन कैटेगरी की जो सीटें थी 50% के आधार पे, इन पे एक भी रिजर्व कैटेगरी का लड़का नहीं गया। मतलब अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 75% ट्राइबल रहता है। इन 75% ट्राइबलों के लिए हमने ऑल ओवर देखा जाए 32 से 32% सीटों पे समेट के रख दिया गया, और जो 15 से 20% अन्य वर्ग रह रहा है उनको हमने 50% रिजर्वेशन दे दिया। एक तरह का ऐसी पॉलिसी बना रखी है उस इलाके में। एक चीज समझ में नहीं आती, कोई भी मेरिट बनती है तो ओपन कैटेगरी की मेरिट पहले बननी चाहिए, फिर रिजर्व कैटेगरी की बननी चाहिए। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो भर्तियां हो रही है उन भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी की मेरिट पहले बनाते हैं, फिर ओपन कैटेगरी की मेरिट बनाते हैं। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा ओपन कैटेगरी में आना चाह रहा हो वो उसी में पहले मेरिट में चले जाता है, उस कारण इन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। ये अधिसूचना जो है 2013, 2016 और 2019 कार्मिक विभाग की ये अधिसूचना कहीं न कहीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य लोगों के लिए काला कानून है। इन पे सरकार गंभीर हो। मंत्री जी इस अधिसूचना को समझे और इस अधिसूचना के आधार पे आज तक जो भर्तियां हुई है, ये भर्तियां कितना संवैधानिक हुई है, 244(1) को जो हमारा शेड्यूल एरिया है उसके प्रावधान के अकॉर्डिंग कितनी भर्तियां हुई है, आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि आप आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के एक मंत्री हो, टीएडी विभाग के, आप एक अभिभावक हो, आपकी जिम्मेदारी है इन विसंगतियों को दूर करना, युवाओं को राहत प्रदान करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी उस विपक्ष की भी थी। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि देश के अंदर जो सत्ताधारी है उस सत्ताधारी से भी निष्पक्ष और मजबूत हमारा विपक्ष होना चाहिए, तो ही इस देश का संविधान जो है वो संविधान सही तरीके से लागू होगा, तभी आप आम पब्लिक को सही राहत मिलेगी। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आज हमारे विपक्ष से जो विधायक आ रहे हैं, भाजपा के जो विधायक आए हैं, आपकी जिम्मेदारी थी आज कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को इन सदन पे रखने का, इस पटल पे रखने का। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो भर्तियों में विसंगतियां है, इस विसंगतियों को यहाँ पर रखने का। लेकिन आप आकाओं वाली बात राजा रजवाड़ों के समय, सभापति महोदय, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि आजादी से पहले काला कानून चलता था। मतलब काला कानून ये कि राजा ने कहा सेनापति को कि ये दिन नहीं रात है, और सेनापति ने कहा सेना को ये दिन नहीं रात है। यही चीज आज भी लागू हो रही है। उनके आकाओं ने कह दिया कि आदिवासियों पे बात नहीं करनी है, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। यही चीज उनके आकाओं ने मुखिया को कह दिया, मुखिया ने सेनाओं को कह दिया, और हमारी सेना यहाँ बैठ गई। और आदिवासियों के ज्वलनशील जो मुद्दा है, आज कई प्रकार की बातें हैं, उन बातों को रखना चाहिए था विपक्ष को, लेकिन आज वो नहीं रख पा रहे हैं। और अपने आका को जो निर्देश है उस निर्देश की पालना करके आज राजनीति करने यहाँ बैठ गए हैं। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हम बात करें, कई ऐसी भर्तियां आज 1981 के अंदर शेड्यूल एरिया के लिए अधिसूचना जारी हुई भारत सरकार ने, और यही एरिया 2018 के अंदर कुछ एरिया बढ़ा। तो 2018 में, अप्रैल 2018 में एरिया का विस्तार हुआ। इससे पहले 1981 में एरिया आइडेंटिफाई हुआ, वही एरिया 2018 में आगे बढ़ा। तो उस दौरान जो आसपास जो भर्तियां थी, इससे पहले हमारे शिक्षक भर्ती, एसआई की भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इन पदों को नॉन शेड्यूल एरिया के लड़कों से वहां भरा गया, और शेड्यूल एरिया के लड़कों को जो विस्तार हुआ, इस विस्तार के आधार पे पद नहीं बढ़ाए गए। वहां के बच्चों ने, नॉन शेड्यूल एरिया के बच्चों ने
शेड्यूल एरिया की विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग उन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, वहाँ का प्रमाण पत्र ही नहीं बना था, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से उस बेरोजगार युवाओं को आज भी परेशान होना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी प्रावधान लागू करना है तो राज्यपाल महोदय और टीएससी जो हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उनको पूरा अधिकार है। अगर सदन में कोई कानून नहीं बनता है तो भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल राज्यपाल महोदय की मदद से अलग से अधिसूचना जारी करके वहां पर प्रावधान लागू कर सकते। हमने मांग की थी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, इसके साथ ही पीटीआई भर्ती है, इन पीटीआई भर्तियों में इनकी पात्रता जो है उसको कम किया जाए, राहत दी जाए। माननीय सभापति महोदय, आज हमारा जो बात करें आदिवासी समुदाय है और आदिवासी समुदाय के अंदर कई छोटे छोटे समूह हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर भारत सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखे 12 अनुसूचित जातियां या समूह का है। दानका है, भील है, गरासिया है, सहरिया है, मीणा है, इस तरह से 11 से 12 अनुसूचित जातियां समूह हमारे आइडेंटिफाई कर रखे। लेकिन हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर वहां पर 90% भील बाहुल्य समूह है, और लेकिन इस भील बाहुल्य समूह को 3 से 4 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। उस इलाके में धर्मांतरण चरम पे चल रहा है। हमने कई बार सदन में कहा है कि उस धर्मांतरण जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। साथ ही एक बड़ी विडंबना कि जो एक कोई आदेश आया जो मीणा को लेके कि मीणा जो शब्द है उसको लेके, और हमारे करौली सवाई माधोपुर के जो मीणा भाई है उन्होंने उनका नाम मीणा से मीना करा दिया। लेकिन आज हमारा खेरवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, और हमारे सदन के यहाँ सदस्य भी है रामलाल जी मीणा। आज उस जो सूची है ट्राइबल की उसमें मीणा शब्द नहीं है, मीना शब्द है। तो इधर वाले भाइयों ने तो संशोधन करा दिया, लेकिन हमारा खेरवाड़ा का, प्रतापगढ़ का आज सर्टिफिकेट बनाने जाते संबंधित तहसीलदार, एसडीएम वो चीज लेके खड़ी रहता है कि उस सूची में मीणा नहीं है। तो हमारे ये चीज कहां से घुसी? क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में देखा जाए तो भील समूह। हम इतिहास उठा के देख लेते, इतिहास की बात करते, महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़ा था? राणा पूजा भील लड़ा था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों ने भील कोर बटालियन गठित की, खेरवाड़ा उदयपुर इलाके में भील कोर बटालियन बनाई। तो उससे खेरवाड़ा और प्रतापगढ़ में मीणा थे ही नहीं, तो ये मीणा उनको जबरदस्ती क्यों बनाया? और आज ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी है को मीणा और मीना में उलझ गए हैं। करौली सवाई माधोपुर दौसा के जो साथी है वो तो जागरूक है, सक्षम है, उन्होंने तो वो संशोधन करा लिया, मीणा से मीना करा लिया। लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का आज आदमी परेशान हो रहा है, उसको सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी हो रही है। इसीलिए हमने सदन के माध्यम से कई बार मांग उठाई है, और आज भी मैं कहना चाह रहा हूं कि असम राज्य के अंदर 32 ट्राइबल है, तो सभी ट्राइबलों को ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया गया है, न कि जाति सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। तो हम भी चाहेंगे कि शेड्यूल एरिया के अंदर रहने वाला जो आदिवासी समुदाय का जो भील समूह है, सहरिया है, अन्य जो समूह है, उनको जाति प्रमाण पत्र की जगह ट्राइबल सर्टिफिकेट, ट्राइबल प्रमाण पत्र दिया जाए। असम राज्य के अंदर ये प्रावधान किया गया है। माननीय मंत्री महोदय एक डेलीगेशन बनाए, और डेलीगेशन बना के असम राज्य के ट्राइबलों के लिए जो व्यवस्था की है, जो प्रमाण पत्र देने की, उसके एक स्टडी कराए, और यही चीज हमारे राजस्थान के अंदर शेड्यूल एरिया में लागू की जाए, ताकि ये जो प्रमाण पत्र बनाने में जो इधर ये रावत वाला, ये जो मीणा वाला है, जो उधर डामोर सिसोदिया वाला है, ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, ये बात बड़ी गंभीर है। मैं गुजरात से सटे हुए इलाके में आता हूँ। मेरे विधानसभा का 60 से 70 किलोमीटर एरिया गुजरात से सटा हुआ है। यहाँ का आदिवासी एसटी में, और गुजरात के उधर खानपुर का आदिवासी आज ओबीसी में। हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश झाबुआ वाला इलाका है, वहां पर भी यही स्थिति है। ये हम मध्य प्रदेश, गुजरात की तो ठीक है, हम ये
गंगानगर हनुमान की ग्रिड की बात करें तो वहां का जो बिल है, जो नायक लगाया है, उसकी तीसरी पीढ़ी जाएंगे इतिहास में तो तीसरी पीढ़ी में उसके दादा परदादा का नाम बिल मिलेगा, उसकी गोत्र। लेकिन अभी जो है वो नायक लगाया हुआ है और उसको एससी में डाला गया है। ये जिस तरह से बिल समूह का एक कहीं न कहीं इधर इधर बिखराव हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, दूसरे समूह में कन्वर्ट हुआ है, उनको संरक्षण के लिए अलग से एक ट्राइबल सर्टिफिकेट का व्यवस्था की जाए, इस पे राज्य सरकार काम करे। माननीय सभापति महोदय, आज ईडब्ल्यूएस पूरे भारत में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की, लेकिन शेड्यूल एरिया के अंदर एक प्रावधान बना हुआ है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्र में सीधे तरीके से लागू नहीं हो सकता है। इसको लेके कई सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी कानून सीधे तरीके से अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। राज्यपाल महोदय यहाँ तो अलग से इसके लिए लोक अधिसूचना जारी करे, लेकिन ईडब्ल्यूएस आया, अब ईडब्ल्यूएस न किसी प्रकार की अधिसूचना जारी किए, न टीएससी की कोई बैठक हुई और इस इलाके में वो ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया है। ओबीसी समाज भी रहता है। हमारे कई लोग कहते थे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता है, सब इस तरह से वर्ड यूज करते थे, मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 50% हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर ईडब्ल्यूएस की बात करें और हमारे जो 2013-2016 की जो अधिसूचना है उस आधार पे देखा जाए तो आज 60% रिजर्वेशन हो गया। तो ईडब्ल्यूएस किस आधार पे लागू किया गया, इसको लेके मंत्री जी व्यवस्था पता करें और इसमें जो भी कमी पूर्ति है उसको पूरा करें। साथ ही माननीय सभापति महोदय, हम कई बार बात करते हैं कि ट्राइबल जो इलाका है उस ट्राइबल इलाके में अनुच्छेद 13(3) का मतलब अनुच्छेद 13(3) का के तहत जो ग्राम सभा है उसको विधि का बल प्राप्त है। 13(3) का जो रूढ़िगत जो ग्राम सभा है उसको विधि का बल प्राप्त है। इसके बाद हम पैसा एक्ट लाए, पैसा एक्ट की ग्राम सभा बनाई। 10 साल से सुन रहे हैं कि पैसा एक्ट आया, पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभाएं बनी। तीसरी पंचायती राज एक्ट लाए और पंचायती राज के तहत ग्राम सभा बनी। अब अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होगी। 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा, पैसा एक्ट की ग्राम सभा और पंचायती राज की ग्राम सभा। अब इन तीनों ग्राम सभाएं जो हैं वो संविधान में, हमने रूढ़िगत ग्राम सभा की बात करें संविधान में इसका उल्लेख है। पैसा एक्ट की बात करें आप लोग अलग से नियम बनाया हमने, पंचायती राज एक्ट की ग्राम सभा। तो 3 ग्राम सभाएं है, तो तीनों ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र क्या है। दूसरी ओर 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में जल जंगल जमीन पे ट्राइबल का 100% अधिकार है। अगर किसी माइनिंग को या शराब की दुकान को एनओसी देनी पड़ती है तो ग्राम सभा से प्रस्ताव लेना अनिवार्य है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है, लेकिन आज तक जो माइनिंग लेने आया उसको लगा पैसा एक्ट वाली सहमति दे देंगे तो पैसा एक्ट से प्रस्ताव ले लिया। किसी को लगा पैसा एक्ट वाले सहमति नहीं देंगे तो पंचायती राज के ग्राम सभा से प्रस्ताव ले लिया। किसी को लगा कि पैसा एक्ट और पंचायती राज के नहीं तो नॉर्मल फर्जी ग्राम सभा बना के प्रस्ताव ले लिया। तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि ये जो 3 प्रकार की हमारी जो ग्राम सभा है, इन ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र क्या है, उनके अधिकार क्या है और किस काम के लिए, किस एनओसी के लिए किस ग्राम सभा को अधिकार दे, ये थोड़ा विस्तृत करे, अधिकारियों को डायरेक्शन दे और अधिकारी भी नीचे हमारे कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पंचायती राज के लोग हो, उनको बताए कि माइनिंग के तहत इस ग्राम सभा में प्रस्ताव लेना पड़ेगा, शराब की दुकान के लिए इस ग्राम सभा से। ये अधिकार जो है उन अधिकारों को कहीं न कहीं, इन अधिकारों को अपनी अपनी ग्राम सभा के जो अधिकार है उनको वितरित करे। माननीय सभापति महोदय, एक उदयपुर संभाग स्तर पे राणा पूजा बिल छात्रावास बना हुआ है।
वो राणा पूजा बिल छात्रावास टीएडी विभाग से बना हुआ है। हमारे उदयपुर से कमिश्नर साहब भी आए हैं। जो राणा पूजा बिल छात्रावास बना हुआ है, साल भर से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। इन बच्चों की मांग है कि टीएडी विभाग का जो छात्रावास है तो टीएडी विभाग से ही संचालित हो, लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ लोगों की मिलीभगत से उसको सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को दे दिया है। तो हम चाहेंगे कि ये टीएडी विभाग के अंदर ही रहे, टीएडी विभाग के द्वारा ही संचालित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। वन अधिकार अधिनियम जो है, तो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो सामुदायिक पट्टे हैं, व्यक्तिगत पट्टे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वन अधिकार अधिनियम है, उसके तहत हमने पट्टों की प्रक्रिया क्या है, उस पट्टों की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। 2-2 साल से लोगों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन आज तक पट्टे अधूरे पड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि वन अधिकार अधिनियम का जो पट्टे का जो प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया और समय अवधि निश्चित हो। साथ ही माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट घोषणा में सामुदायिक वन पत्र के लिए 10,000 विकास फंड की जो व्यवस्था की थी, इस पे राज्य सरकार मंत्री महोदय ध्यान दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईसीडीएस विभाग मैं गंभीर होकर कह रहा हूं कि जो पोषाहार आ रहा है, हम सबको समझना पड़ेगा। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र पे जाके उन बच्चों से दिल से पूछो, उन अभिभावक को दिल से पूछो, वो कहेंगे कि पोषाहार खाने लायक नहीं आ रहा है। आईसीडीएस के अंदर जो महिलाएं जो काम कर रही है, इन महिलाओं से हम कई प्रकार की सर्वे करवाते हैं। हमने मोबाइल दे दिया, मैं अध्यक्ष महोदय, हमने मोबाइल दिया इन महिलाओं से। हम 10 बजते ही उनसे डाटा मांगते हैं कि ये चीज मांगो, अटेंडेंस है, अटेंडेंस। जो बुजुर्ग माँबाड़ी और आंगनवाड़ी के अंदर जो महिला है, उनको फोन चलाने नहीं आ रहा है। तो ये काफी परेशानियां हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो अधिकारियों के प्रति उत्तरदायित्व है, ना कि बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व है। तो मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए और आंगनवाड़ियों की जो मांगे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इनको सैलरी को लेके, उनके अलग से टीएडीए को लेके, उनके रिटायरमेंट के अंदर अलग से पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। इन मांगों को भी पूरा करें और आंगनवाड़ी के अंदर कार्य करने वाली महिलाओं को राहत प्रदान करें। धन्यवाद सभापति महोदय। जोहार।